नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे 26 दिसंबर 2021 को आयोजित नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित हुआ था। आप सभी जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम होता है तो दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर है वो हम हल कर चुके हैं। यहाँ आज हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। आपने रिक्वेस्ट की थी। अब यह जो पेपर है आगामी परीक्षा के लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है या आगामी परीक्षा से पूर्व इसे हल करना क्यों आवश्यक है, यह भी मैं इसके वीडियो के माध्यम में आपको बताऊंगी। पेपर का जो सेट किया है मैंने, अर्थात जिस तरीके से आपके लिए तैयार किया है वो नोट्स की फॉर्म में तैयार किया है विश्लेषणात्मक तरीके से, यानी कि जितने भी प्रकाशन वर्ष से प्रश्न पूछे गए उन सबका संकलन एक जगह किया है। जितने भी प्रश्न आपके स्थापना और तर्क वाले हैं उनको एक जगह लिखा है। इस तरीके से पूरे पेपर का विश्लेषण करते हुए आगामी परीक्षा से पूर्व क्या हमें तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान करना है और कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, इन सब की चर्चा वीडियो के मध्य में करेंगे। आइए सबसे पहले वाला प्रश्न देखते हैं। पहले जो मैंने प्रश्न लिखे हैं वो आपके पद्य भाग से संबंधित हैं, यानी कि आपकी कविताओं से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके पद्य अर्थात कविता वाली इकाई से बनते हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है मिलान करने वाला। देखते हैं। मिलन के पल केवल दो, चार विरह के कल्प अपार। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है परिवर्तन, उससे यह लिया गया है। दूसरा है तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है, नारी की अधिकार बने समरसता, अधिकार और अधिकारी की, इस तरीके की पूरी पंक्ति है। यह ली गई है प्रसाद की रचना कामायनी से। बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं और पूर्व के पेपर में भी पूछी गई हैं। सिंधु की निस्समता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। सांध्य गीत से यह लिया गया है। इसके अलावा जो चौथा है वह है उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। तो हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास की यह पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार आपको कविताओं की पंक्तियां दे दी जाएंगी और उनको उनकी कविता से मैच करना होगा कि कौन सी पंक्ति कौन सी कविता से ली गई है। और आप यह तभी कर पाएंगे जब आप 2 से 3 बार अच्छी तरीके से इन कविताओं को पढ़ लें। जो नए विद्यार्थी हैं, जो ऑलरेडी कई सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो याद भी हो जाता है। कुछ प्रमुख पंक्तियां जो अक्सर पूछी जाती हैं याद हो जाती हैं, लेकिन अब परीक्षा पद्धति में बदलाव है। ये जो वाला पेपर है दोनों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के 2021 वाले, इनमें व्यापक पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तरीके से पेपर सेट किया है। हालांकि 2 से 4-5 प्रश्न पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन अब सभी प्रश्न इस तरीके से पूछे गए हैं कि बिना रचना को पढ़े आप परीक्षा को पास नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। यह है हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। उर्मिला का ये जो विचार है इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कर्षक ही उसमें लिखा हुआ था। आप ये ना सोचें कि ये मैंने मिस्टेक लिख दिया, कृषक नहीं लिखा हुआ था, पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ था। तो ये मैंने आपको साकेत पढ़ाया था। आप में से कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक साकेत नहीं पढ़ा है। साकेत का नवम सर्ग, केवल नवम सर्ग आपके सिलेबस में है, तो वो आपको पढ़ना है। बहुत अच्छे से मैंने इसे समझाया है। अभी तक नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और जितनी भी कविताएं उनको पढ़ लीजिएगा। इसके विषय में सत्य यह नहीं है कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त है। बिल्कुल इसको पढ़कर ही पता चलता है हम राज्य के लिए मरते हैं, लेकिन सच्चा राज्य तो हमारे किसान ही करते हैं। बाकी तीनों चीजें इससे सत्य हैं। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि ये उर्मिला के विषय में सत्य है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं और किसान राज समाज से अधिक सुखी है ना। सच्चा राज्य हमारे कृषक करते। तो इससे जो नई उद्भावनाएं मैथिली शरण गुप्त ने की हैं अपने साकेत के माध्यम से, उनको बहुत अच्छे से मैंने आपको व्याख्या के साथ स्पष्ट किया था। आशा करती हूं कि आपका यह प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी कुछ देखिए।
साकेत हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न राम की शक्ति पूजा से है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। यानी ये सभी प्रश्न जो है हमारी प्लेलिस्ट से ही है, ऐसा नया कुछ भी नहीं है। शक्ति पूजा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो सही कथन है, दो सही कथन छांटने थे। तो पहला सही कथन है, राव रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य में राम की शक्ति पूजा सर्वश्रेष्ठ रचना है इस टॉपिक पर। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। जब जामवंत राम को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, वो अद्वितीय पंक्तियां यहाँ नहीं पढ़कर कहूंगी क्योंकि फिर आपका ये जो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ प्रश्न को के उत्तर पे ही चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये राम की शक्ति पूजा जब प्लेलिस्ट में मैं पूरी पढ़ा चुकी हूँ, व्याख्या कर चुकी हूँ, तो पुनः उनको बताने का कोई लाभ नहीं है। आप प्लेलिस्ट से देखिएगा, नहीं मिले आपको कोई चीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगी। असत्य कथन भी देख लेते हैं। तो असत्य, ये बात बिल्कुल असत्य कि श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख है, नहीं। हम सब पढ़ चुके हैं कि बांग्ला की जो रचना है कृति रामायण या रामायण कृत्तिवास, उससे उन्होंने ये प्रेरणा ली है। ये भी मैंने आपको कविता के मध्य में बताया था। दूसरा, राम का दैवीय रूप में चित्रण है, नहीं। देवी होती हैं जो राम का मानव के रूप में चित्रण है। भाई, राम को सामान्य मानव बनाकर लोगों को प्रोत्साहित करने का, लोगों को उत्साहित करने का कार्य किया है राम निराला ने अपनी कविता के माध्यम से। कि अगर आप ठान लो तो फिर जो है समय आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में आपकी जीत निश्चित है। तो राम का दैवीय रूप में चित्रण नहीं है, बल्कि मानव के रूप में चित्रण है। ठीक है, क्योंकि राम को रोते हुए भी दिखाया है, राम को भयभीत होते हुए भी दिखाया, और अंत में राम को जीतता हुआ भी दिखाया है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। बाकी आप कविता जरूर पढ़ें। आगे देखते हैं इन पंक्तियों से क्या आशय व्यक्त हो रहा है। कै बिरहन को मुझ दे कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाक्षिणा मुंह पे सहा न जाए। या तो मुझे मार दो और या आप अपना दृश्य दिखा लो, क्योंकि आपका ये जो आठों पैरों का विरह ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। इसका क्या अर्थ निकलता है? विरह की अतिशयता हो गई, यानी अब विरह इस पार में हो गया कि या तो अपना रूप दिखा दो या मेरी जिंदगी को खत्म कर दो। तो अतिशयता विरह की यहाँ पर प्रकट हो रही है। अच्छा लग रहा हो पेपर तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? रिपीटेड प्रश्न है, मैंने आपको सॉल्व करवाया, पुराने पेपर से है ना, लिखूंगी नहीं बार बार पी, लेकिन सब पुराने पेपर से जो प्रश्न है, जैसे तो ये ऐसा ही पूछा गया है, थोड़ा सा हेरफेर होगा तो होगा, बाकी ऐसा ही पूछा गया है। तो पुराने पेपर से बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। अब करना क्या है आपको? दो चीजें हो गई। एक पॉइंट हो गया कि आपको रचना पूरी पढ़नी है, दूसरा पॉइंट पुराने पेपर पढ़ने हैं। और पुराने पेपर जितने भी आज तक जितने भी नेट के हुए हैं, सबकी सब प्लेलिस्ट में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आज से ही हल करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा समय आपको अब की बार परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिलेगा। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत को बेचने के लिए मजबूर है। पहली पंक्ति है कि हाँ साहब मैं गीत बेचता हूं, है ना, पहली पंक्ति बस। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। सीधी सी बात है। आज आप मूवीज के गीत देखिएगा, कोई मतलब है उनका अंटावा पता नहीं क्या 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 चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है, रैप सॉन्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं ना, ये सारी चीजें जो चल रहा है उसके अनुसार गीतकार को लिखना पड़ेगा, यदि उसे काम चाहिए, यदि पैसा कमाना है, अन्यथा उसकी कोई पूछ नहीं होगी। एक आध को छोड़कर सबके बारे में ये सत्य है। वो शौक या खुशी के, अपने शौक या खुशी के लिए वो नहीं लिख सकता। शौक या खुशी के लिए लिखेगा तो केवल एक कमरे तक उसका दायरा सीमित रह जाएगा। अधिकांशतः ये नियम लागू है, लेकिन कुछ अपवाद भी इसके होते हैं। आगे देखते हैं। इस कविता के आधार पर यह सत्य है। प्रिय प्रवास के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो प्रिय प्रवास हमें अभी पढ़ना है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, पुराने पेपर में 20वीं बार यह आया है। दूसरा, छंदों में तुकांतता नहीं है, यह भी मैंने आपको बताया है। ये रचना हमने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे हैं, पुराने पेपर सॉल्व करें, वहां ये दोनों चीजें आई हैं। असत्य यह है कि इसमें 27 सर्ग और मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, ये असत्य बात है। हो गया। आगे पढ़ते हैं।
पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद कौन कौन से हैं? तो पुरूरवा क्या कहता है? मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, ये कहा है। इसके अलावा प्रेम केवल जलल नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो ये आप कैसे जान पाएंगे? जब आप रचना को पढ़ेंगे, जब आप कविताओं को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे परीक्षा से पूर्व, तो आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। सखी राधा से कह रही है, क्या कह रही है? तो परवारु उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। क्या कह रही है? बिहारी की पंक्तियां हैं और बिहारी रत्नाकर मैंने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज आपका पेपर हुआ है तो मैंने आज कल ही पढ़ाया, और नहीं, बहुत पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और बार बार आपको बताया भी है। तो राधा के रूप की तारीफ कर उसका मान छुड़ाती है, ये इसके बारे में सही है। आगे ये सारी चीजों की देखिए मैं कविता के साथ व्याख्या कर चुकी हूं, तो पुनः नहीं करूंगी। जो नहीं पढ़ाया है उसकी व्याख्या करूंगी, लेकिन जो पढ़ाया है, जो प्लेलिस्ट में है, उसके लिए कविता पढ़ लीजिए आप। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंक्त की यह पंक्तियां हैं। 10वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न आपके कविताओं से बने हुए हैं। मुख कमल समीप सजे थे 2 किसले से पुरियन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। तो छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो इससे पता चलता है कि प्रेयसी कैसी है? निर्दयी है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका जो हमारा, ठीक है, इसके अलावा भी हैं, तो पद्य के सारे पहले देखेंगे। हाँ, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से हैं? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बच्चन सिंह से आजकल यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो जहां शुक्ल ने अपनी पुस्तक को एंड किया है वो रीतिकाल तक है। हाँ, गद्य के विकास के बारे में लिखा है भारतेंदु काल, लेकिन आधुनिक काल के बारे में वो नहीं लिख पाए हैं। तो उसके बाद की अगर आपको जानकारी चाहिए तो बच्चन सिंह को पढ़ना है। बच्चन सिंह हुए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हुए, इनसे प्रत्येक परीक्षा में एक आध प्रश्न पूछा ही जाता है। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। दोनों ही चीजें सही हैं। तो परिवर्तन कविता से सुमित्रा नंदन पंत से कई सारे सवाल इस बार पूछे गए हैं। अब जो है कविता की पुनः पंक्तियां दी गई हैं। दूसरा, जैसा हमारा पहला प्रश्न था, ये उसी तरीके का 12वां प्रश्न है। कविता की पंक्तियां दी हैं, कौन सी किस कवि की हैं यह सुमेलित करना है। यानी कौन सी कविता की पंक्तियां हैं, कौन सी रचना की पंक्तियां हैं यह भी पता होना चाहिए, और किस कवि की पंक्तियां हैं यह भी पता होना चाहिए। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कौटुक जो लागे, सुधि न काहु करी। तो सूरदास की हैं। बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो कीड़ा रास, जेहि ना इच्छा झूलवे की, ऐसी बुद्धि किसके पास। कबीर की हैं। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, राजस्थानी भाषा है। मीरा की हैं। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण मम, मोहि उपजयति क्रोध दम्भहि, नीति के भावहि। तुलसीदास की रचना है, पंक्तियां हैं। हाय रुक गया वही संसार, बना सिंदूर अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इसके आधार पे क्या व्यक्त होता है? जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें सबसे सही था, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। जूही की कली। चलिए आगे देखते हैं। अब पुरूरवा वाली जो है आपकी उससे दूसरा प्रश्न है। पुरूरवः पुनरस्तम परे ही दुराप नाम बात इवहाम अस्ति। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। और ये कौन सी बुक से लिया गया, कौन से ग्रंथ से लिया गया? ये ऋग्वेद से लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, आपके सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कठिन है। ठीक है। तपिलागे जब जेठ अषाढ़ी, मोह पियो निछाज नहीं भावई, तन तिनुअर भाजूरी, खरी भई बरखा दुख आगुरी। तो ये इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है कि यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो यह मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है। यह है रामचंद्र शुक्ल का
कथन है। और रामचंद्र शुक्ल की पूरी बुक हम पढ़ चुके हैं। और यदि आप हिंदी की परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल की बुक आपके लिए रामबाण है। पूरी बुक पढ़ चुके हैं, कौन से प्रश्न आए हैं, कौन से आएंगे, इसको भी हाईलाइट करके बुक पढ़िए। और लोग पढ़ें उससे पहले ही उस बुक को 2-3 बार आप पढ़ डालिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अभी पर्याप्त समय है, आज से ही आप पुराने पेपर और रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट में है, वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। और यदि पहली बार हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक भी प्लेलिस्ट में है, आप उससे तैयारी को प्रारंभ करिए और शुक्ल को पढ़िएगा। उपन्यासों को लगाना है सही क्रम के अनुसार। सबसे पहला है शेखर एक जीवनी, दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा, तीसरा है मैला आंचल और चौथा है तमस। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु और तमस है भीष्म साहनी का। तमस उपन्यास हम हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला उस पर अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इनका इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि ये सारे मैं नोट्स के माध्यम से आपको करवा चुकी। ये आलोचना ग्रंथ के नोट्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे में जितने भी ये निबंध हैं, जितने भी आपके पूछे गए हैं वो सब के सब मैंने आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। तो इसके लिए प्लेलिस्ट चेक करिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने वाले प्रश्न इस नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ इन सब के आपको साल भी मिल जाएंगे कि कौन सी रचना किस साल में लिखी गई है। निबंध संग्रहों का सही क्रम है बकलम खुर्द, उसके बाद आलोक पर्व, अस्मिता के लिए और मन पवन की नौका। रचनाओं का सही क्रम लिखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना पूछी गई है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर हिंदी साहित्य का आदिकाल और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए जनवरी 17 में ये पूछा गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। जो नोट्स बनाए हैं उसमें आपको मैंने सन भी लिखकर समझाया है। बस करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट चेक करनी है और अपनी पढ़ाई को निरंतर गति देनी है। आगे मोहन राकेश के कहानी संग्रह पूछे हैं, नया बादल, दूसरे नंबर पर जानवर और जानवर, एक और जिंदगी और फौलाद का आकाश। फिर उपन्यास पूछे हैं, सबसे पहले झूठा सच यशपाल का लिखा गया, फिर राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, मानस का हंस अमृतलाल का और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। ये उपन्यास है, इनको उपन्यास के नोट्स आपकी प्लेलिस्ट में है, कर लीजिएगा। रचनाओं का सही अनुक्रम, प्रेमचंद उनका युग, भारत की भाषा समस्या, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। तो ये आलोचना वाले उससे पूछे गए हैं, ये भी हम कर चुके हैं। जन्म काल लगाना है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और चौथे नंबर पर राम नरेश त्रिपाठी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, पुराने पेपर में पूछा हुआ है। फिर है मोहन राकेश के कहानी संग्रह, ये कर चुके, ऊपर यही वाला प्रश्न 2 बार लिख गया है तो उसको छोड़ते हैं। अब हमने कर लिए, पद्य भाग पूरा कर लिया और जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने वाले प्रश्न हैं, कितने पूछे गए, 3, 3, 6, 7 प्रश्न आपके पूछे गए हैं क्रमानुसार लगाने वाले। इतने कर लिए हमने। देखते हैं कि पद्य से कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं। और पद्य से आपके लगभग पद्य से पूछे गए हैं आपके 15 प्रश्न आपके पद्य से पूछे गए हैं और 7 प्रश्न पूछे गए हैं प्रकाशन वर्ष से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके भाषा वाले चैप्टर से जो पूछे गए हैं वो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है, यूनानी, लैटिन और फारसी शामिल हैं। कामाता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है सौरसैनी से नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर वर्तमान हिंदी। तो कामाता प्रसाद गुरु की बुक आपको व्याकरण की पढ़नी पड़ेगी, ये इस बार इस पेपर के अनुसार हम कह सकते हैं। तद्भव शब्द नहीं है तो कवि तद्भव नहीं है, बाकी राय, खेत, दाहिना ये सब तद्भव है। तो ये 3 प्रश्न आपके भाषा वाले पार्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कौन से वाले प्रश्न देखेंगे? अब आपके देखते हैं जो आपके लगी हुई है ना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, इस तरीके की जो इकाई है उसके प्रश्न देखते हैं। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संस्कृतायन की पुस्तकें कौन सी है? मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 100 वर्ष। तो तिब्बत वाली मेरी तिब्बत यात्रा, वो पुस्तक हम अपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। इसी से प्रश्न हमारा सेकंड शिफ्ट में भी बना है।
ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में असंगत कौन सी है? तो असंगत कौन सी है? यही कि रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण ने लिखी है, यह बात गलत है। और सही कौन कौन सी है? बिहारी सस्सई की टीका भगवान दीन ने लिखी है, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास ने लिखी है, और रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ने लिखी है। ये तीनों बातें सही हैं, ये भी याद कर लेनी है, हो सकता है अगली बार इसमें से कुछ पूछ ले, लेकिन ये असंगत है। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदनवन की शीर्षक में किस कवि की कविता से प्रेरित है? ये शीर्षक तो ये गिरिजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है। ये भी पुराने पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ा है। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के कौन से भाग में संकलित है? तो चिंतामणि के भाग 1 में यह संकलित है। मैंने आपको पढ़ाया है पूरा निबंध, बल्कि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में जहां से गद्यांश के प्रश्न बनते हैं, जहां से स्थापना एवं तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी महत्वपूर्ण निबंध मैं करवा चुकी हूं। चिंतामणि भाग 1 ये अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको तैयार नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, आप बार बार किसी चीज़ की जब डिमांड कर रहे थे पेपर से पहले, तब मैंने आपसे कहा था कि प्लेलिस्ट में मैं आपको इतना पढ़ा चुकी हूँ कि यदि आप प्लेलिस्ट भी तैयार कर लेते हैं तो आपको अन्यत्र कुछ भी पढ़ने की या जाने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। कमी बस इस बात की है कि आप ये सोचते हो कि कविता को क्यों पूरा पढ़ा जाए, आप शॉर्ट में चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक लंबी कविता का 2 मिनट का या 5-10 मिनट का वीडियो बना के दे दूं और आप उस वीडियो को देख लो और पास कर लो। नहीं भैया, अब ना तो वो कविता का लेखक पूछ रहा है और ना वो कविता का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। अब वो पूरी कविता के बीच में से पंक्तियां पूछ रहा है, उनका मूल प्रतिपाद्य पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि ये कविता कौन से काव्य संग्रह में है। तो जितनी भी रचनाएं आपके सिलेबस में हैं, उनकी व्यापक, विस्तृत और पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए यदि आप नेट या जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं। तो मन में जो संशय है कि आप परीक्षा से 1 महीने पहले तैयारी कर लेंगे, वो संशय बिल्कुल हटा दीजिए, लग जाइए। रामचंद्र शुक्ल की बुक आप में से जितने लोग पढ़ रहे हैं, आज से प्रारंभ करिए, कल से प्रारंभ करिए, कल कभी आता नहीं है, आज से ही प्रारंभ करिए और मुझे कमेंट जरूर करिएगा वहां जाके कि आप लोग उस बुक को पढ़ना प्रारंभ कर सके हैं, क्योंकि जरूरी है। फिर आप देख लीजिए, स्वयं आप समझदार हैं। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? राग दरबारी में किया गया। क्या भूलू क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? वो मौन रहकर गीत वाचन करते थे, तो इसका उल्लेख उन्होंने किया है। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य क्या है? पहला, पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है, सही है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है, यही प्रभाववादी होने का सही अर्थ है। तो ये दोनों सही हैं। अब आपका है, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम के तुर्खम पाठ के संदर्भ में सत्य क्या है? 2 चीजें सत्य हैं इसमें, एक टायर की कहानी और लेखक के चालक की कहानी, 2 चीज सही है। अरे यायावर रहेगा याद से सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है, और इसके अलावा क्या भूलू क्या याद करूं मैं कौन से गांव का है, बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। जो रचनाएं फर्स्ट शिफ्ट में जैसा पेपर है वैसा ही सेम सेकंड शिफ्ट में थोड़े बहुत अंतर के साथ पेपर को रख दिया है। सरल इसलिए मैं उसे कह रही हूं क्योंकि सेकंड शिफ्ट में काव्य शास्त्र बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, जबकि इसमें काव्य शास्त्र के प्रश्नों की अच्छी संख्या है। इसी के आधार पर मैं ये कह रही हूं कि सेकंड शिफ्ट वाला थोड़ा सरल है। कौन से उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? परीक्षा गुरु। कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, ये अमृतलाल नागर के नहीं है। एकदा नैमिषारण्य ने और शतरंज के मोरे है। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। निर्मल वर्मा की परिंदे और राजेंद्र यादव की टूटना नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि कहानियां हैं, कोर्स में सिलेबस में भी और प्लेलिस्ट में भी हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस में हुआ है। तमस भीष्म साहनी जी का जो है उपन्यास है, हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ रहे हैं। अभी तक हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री बुक्स और फ्री रचनाएं सुनने के लिए हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल। इस वाले को भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, ठीक है। आगे के उपन्यासों के पात्र हैं भुवन और सरस्वती।
तीसरी कसम कहानी में क्या चित्रित है? एक तो फारबिसगंज नामक गांव का चित्रण है और दूसरा सिरपुर बाजार का चित्रण है। तीसरी कसम में सब पढ़ चुके हैं हम अपने सिलेबस में सारी कहानियां। ठुमरी कहानी संग्रह में कौन सा नहीं है? तो आदिम रात्रि की जो महक है वह ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित नहीं है। तीसरी कसम और रसप्रिया दोनों सिलेबस में है, दोनों पढ़ चुके हैं। ये दोनों ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानियां हैं। उसने कहा था कहानी के विषय में शुक्ल ने क्या कहा है? उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झलकता है और इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। ये शुक्ल ने कहा है, पढ़ चुके हैं क्योंकि हम पूरी बुक पढ़ चुके हैं। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं? प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी। निराला जी के विषय में शुक्ल की क्या स्थापना है? तो निराला के विषय में शुक्ल क्या कहते हैं? वो कहते हैं निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। कृति रामायण, मैंने आपको कहा कि राम की शक्ति पूजा पूरी कृत्तिवास रामायण पर आधारित है, बांग्ला की कृत्तिवास रामायण पर। ठीक है, तो दोनों आप कर सकते हो। दूसरा, सेकंड शिफ्ट में महादेवी वर्मा को पूछ लिया गया। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियां कितनी है? 7। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, क्योंकि जहां हिंदी है वहां संस्कृत है। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बाहर की बोली, भाकापन और गंवारी भाषा से अपनी भाषा को दूर रखूंगा। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? 2 है, एक तो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भावयता। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है कन्यादान और सच्ची वीरता। कुबेरनाथ के निबंध संग्रह कौन से हैं? कामधेनु और आगम की नाव। तो ये आपकी गद्य रचनाओं से पूछे हुए 10 से 15 प्रश्न थे। अब आपके सुमेलित करने वाले हैं। अभिमन्यु अनंत कौन से देश के हैं? मॉरिशस के हैं, पुराने पेपर में किया है। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के हैं, ये प्रवासी लेखक हैं। प्रवासी लेखक टॉपिक लगा हुआ है आपके, वहीं से प्रश्न है। सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनाम से हैं। सहोदरा सिर्फ ट्रिनिडाड से हैं। अब रचना और लेखकों को सुमेलित करना है। चित्तौड़ का सर्वनाश रूपनारायण पांडे। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुलूस रुका है विवेकी राय का है, शताधिक बार पुराने पेपर में आया है। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र का, ये भी पुराने पेपर में आया है। फिर है आपका श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है। साहित्य सार मतीराम का है। रस सारांश भिखारी दास का और प्रेमचंद्र का देव की है, पुराने पेपर से है। शिवपालगंज का चित्रण है राग दरबारी में। लाहौर का चित्रण है झूठा सच में। अमृतसर का चित्रण है उसने कहा था में। और कान्यकुब्ज नामक स्थान का चित्रण है बाण भट्ट की आत्मकथा में। तो ये भी कोई शिवपालगंज वाला तो इसी पेपर में पूछा है, तो नए नहीं है, पुराने पेपर से आए, पुराने पेपर हम करके गए थे। होली है प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और परंपरा बंधन नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग, ये एज इट इज सेकंड और फर्स्ट दोनों शिफ्टों में पूछा गया है। राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राष्ट्रभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976। सप्तपर्णी रचना है गिरिराज किशोर की। लौट आ उद्धार दूधना सिंह, हम हशमत कृष्णा सोपती और आज के अतीत भीष्म सहानी। तो हम हशमत और आज के अतीत दोनों रचनाएं पुराने पेपर से आई हैं। दलित जीवन पर है धरती धन्ना अपना, ये आपका सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। राजनीतिक बोध पर आधारित है तमस, तमस से बहुत सारे प्रश्न है। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस और आत्मकथात्मक शैली में लिखा है शेखर एक जीवनी। जितनी भी रचनाएं सिलेबस में, जितने भी उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी और कविता पूरा पूरा पढ़िएगा, कुछ भी कैसे भी पूछा जा सकता है। अब काव्य शास्त्र वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित क्या नहीं है? तो पाठ संरचना का कोई संबंध नहीं है मनोविश्लेषणवाद से। काम, वृत्ति, अहम, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति सब संबंधित है। कौन से आचार्य ने रीति को का एक भेद आवंती को माना है? भोजराज ने। और भोजराज का ग्रंथ कौन सा है? श्रृंगार प्रकाश, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा है। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? परंपरा बिल्कुल अनुपयोगी चीज है, उसका कोई यूज नहीं है इलियट के अनुसार। प्लेटो की रचना है इयान। बिम्साट वीके WK की रचना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज की है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, पुराने पेपर में है। फ्रैंक रेमंड लिविस की है द ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, तो एक तरीके से इलियट और लिविस तो एक दूसरे के विरोधी हो गए। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं क्लिंथ ब्रुक्स। शब्द
शब्दार्थ योर था वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, राजशेखर की पंक्ति है। अलंकारों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो दीपक और उल्लेख, ये दो अलंकार होते हैं। रोमांच यह भाव है और वैधर्वी एक रीति है, तो ये नहीं है। किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? हीगल। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अलावा भी हैं 9 10 11, आपके 11 से 12 प्रश्न काव्य शास्त्र से हैं। अस्तित्ववाद की विशेषता क्या है? जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध, ये दोनों अस्तित्ववाद की विशेषताएं। सार्थकता का बोध, परंपरा के प्रति आस्था, ये नहीं है। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? कि यह एक अलंकार ग्रंथ है। जसवंत सिंह का ग्रंथ है भाषा भूषण। अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, तो एजरा पाउंड अस्तित्ववादी चिंतक नहीं है। अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर और जयपाल शास्त्री, ये आपके अस्तित्ववादी चिंतक हैं। रस से संबंधित दो ग्रंथ कौन से हैं? दशरूपक और साहित्य दर्पण। दशरूपक के रचयिता हैं दंडी और साहित्य दर्पण के हैं विश्वनाथ। तो अब काव्यादर्श भी दंडी का है, लेकिन इनका रस से संबंधित कौन सा है? दशरूपक। काव्यादर्श में क्या है? काव्यादर्श भी दंडी का है, लेकिन इसमें अलंकार है। ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता दिया, बल्कि पुराने पेपर में ये वाला पूछा है। तो आपके 12 प्रश्न हो गए काव्य शास्त्र से। अब क्या बचा? अब देख लेते हैं कि आदिकालीन और भक्तिकालीन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है, ईश्वरदास नहीं है, क्योंकि ईश्वरदास राम भक्ति के हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? राम सतसई और कड़खा रामायण। केशव दास के विषय में सही बात क्या है? पहली बात तो ये सही है कि वो इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे, और दूसरी बात वो वीर सिंह देव चरित्र की उन्होंने रचना की है। चंदनबाला रास की रचना की है आसगू ने। और अमीर खुसरो के विषय में क्या सही है? पहला तो ये सही है कि वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और दूसरा ये ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासोक में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो इन्होंने कवित्व का प्रयोग किया है। पद्य का एक प्रश्न रह गया था, यहाँ लिख दिया है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य विधाता क्या करता है? तो वो भारत को जगाता है। तो भारत दुर्दशा का ये प्रश्न था जो उस समय नहीं लिख पाई थी, इसलिए लिख दिया। अब चर्चा करेंगे आपके स्थापना और तर्क के 5 प्रश्नों पर। इसके बाद गद्यांश वाले प्रश्न मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने गद्यांश भी नहीं लिखा है, और गद्यांश को पढ़कर आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, और जरूरी नहीं है कि वो रिपीट हो। सच्ची वीरता आपका निबंध है, इनसे पूछा है, एक शुक्ल के निबंधों से पूछे जाते हैं। पहला है, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। दोनों ही सही हैं। अब दे रहे हैं, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अंबेडकर का दर्शन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम भी कर सकते हैं। तो दूसरा गलत हो गया। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। नहीं भैया, वो स्त्रियों की अस्मिता का समर्थन तो करता है, लेकिन स्त्रियों के अलावा ऐसा थोड़ी ना है कि पुरुषों का विरोधी हो गया। स्त्रीतर यानी स्त्रियों के अलावा दूसरी अस्मिता का विरोधी, ऐसा नहीं है। तो दूसरा गलत हो गया, यानी उसका कारण जो है वो गलत है। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। ये प्रश्न मैं आपको चेक करके बताऊंगी, मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, ये एक्चुअली ए सही है और आर गलत है, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। नहीं, उपन्यास में तो घटनाएं भी प्रमुख हो सकती हैं, तो ये गलत है, ये सही है। बाकी मैं अगर ये नहीं हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखूंगी। बाकी पहला सही है और दूसरा गलत है। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। हाँ, एक उद्देश्य तो होता है कि लोगों को मनोरंजन के साथ कुछ प्रेरणा मिले। नुक्कड़ नाटक होते हैं प्रेरित करने के लिए, जन उपदेश देने के लिए होते हैं। पहला सही है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती, ये गलत है। मनोरंजन के लिए भी तो होते हैं। और ये स्थापना और तर्क की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग प्रश्न वहीं से पूछे हैं, थोड़े से शब्दों का हेर फेर कर दिया गया है। पुराने पेपर में जितने भी स्थापना और तर्क के प्रश्न थे उनको प्लेलिस्ट में संकलित मैंने किया है। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, पुराने पेपर का भी दे दूंगी, और कई सारी चीज़ें जो इस पेपर में जहाँ से तैयारी आपको करनी है
उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। अब आपका जो बचा है वो बचे हैं कथन, संवाद और पात्र। इनसे जो प्रश्न पूछे हैं वो बचे हैं, इनको भी देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। तो ये कथन किसका है? चाणक्य का है। अब तक पूछा जाता था, अब एक पद आगे बढ़ गया है, तो ये किससे बात करते में कह रहा है? वर रुचि से। इसका मतलब आपको नाटक पढ़ना पड़ेगा। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, रामविलास शर्मा का कथन है। चंद्रदेव से मेरी बातें मेरी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया, भवदेव पांडे का यह कथन है। मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला और सहदेव मिसर। शाहनवाज तो तमस का पात्र है। कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? सुदेश्वर, यह मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुन्नर, सोमवर और मुन्नेसर हैं। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव होता है और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उनके निबंध से है। कविता क्या है तो निबंध में पढ़ा चुकी हूं, देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? तो इसमें दिनकर की है एक साहित्यिक की डायरी, तीसरा क्षण से ये ली गई है। तीसरा क्षण से कविता से ली गई है और इसी की एक कविता है एक लंबी कविता का अंत। तो एक साहित्यिक की डायरी से 2 प्रश्न पूछे हैं। तीसरा क्षण ये वाला प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है और एक लंबी कविता का अंत ये वाला इसी से संबंधित प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा है। तुम्हारा पाथेर डाबी पढ़ लिया। पुस्तक उत्तेजक है अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठक के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से ज्यादा प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। गोदान का यह कथन कौन से पात्र का है? तो धनिया कहती है। ये जो उसकी जो बेटा है गोबर, उसकी वो एक होती है ना, वो जिस लड़की से वो शादी करता है, अभी एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, झुनिया पता नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है। तो उसके संबंध में जब बातें होती हैं तब ये कथन कहती है। कौन कहती है? होरी की पत्नी धनिया। गोदान से इसमें कम पूछा है, गोदान से इसमें 1 प्रश्न पूछा है, लेकिन सेकंड शिफ्ट के जो पेपर है उसमें गोदान से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। बाकी कितने प्रश्न कौन से भाग से पूछे गए मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। और नियमित बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के रुपए नहीं लगते। धन्यवाद। जय हिंद।